जय हिंद दोस्तों। तो ये जो पार्ट जो एक पार्ट हो चुका था, अब ये दूसरा पार्ट है चैप्टर 2 और क्लास 11 पॉलिटिकल साइंस। ठीक है, सामाजिक विज्ञान, क्या बोलते हैं, राजनीतिक राजनीतिक विज्ञान। तो पॉलिटिकल साइंस का ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 अगर आपने नहीं देखा है तो वो देखिए जाके, तब आपको सब समझ में आएगा, नहीं तो कुछ समझ में नहीं आएगा। तो पार्ट 1 हो गया है, पार्ट 2 ये वाले वीडियो में आपको मिलेगा। तो पार्ट 1 में हम लोग पढ़े थे कि शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार मतलब कि देखिए 23 में क्या है, अनुच्छेद 23 में बंधुआ मजदूरी, बेगारी और मनुष्यों का, आदमियों का दुर्व्यापार नहीं होगा। यानी कि बंधुआ में बता दिया था, उसमें बेगारी बता दिया था, और दुर्व्यापार मतलब कि खरीदना बेचना बंद। 24 में बाल श्रम नहीं होगा, 14 साल से कम लड़कों को काम कराना कानूनन अपराध होगा। ठीक है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, अब देखिए यहाँ पे हम लोग समझते हैं। 25 में आपको बताया गया है कि आपको जो मर्जी इच्छा, आप जिस धर्म को मानना चाहे मान सकते हैं। अनुच्छेद 25 में इसकी पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी। 26 में आप धार्मिक मामलों का आप मैनेजमेंट खुद करें, ये आपको 26 में मिल जाएगा, अनुच्छेद नंबर 26 में। ठीक है। 27 में कर अदायगी, कोई व्यक्ति इसके लिए बाध्य नहीं है कि वो कर अदायगी मतलब कि चंदा, डोनेशन, ये कितना दे उसके लिए वो बाध्य नहीं है। ये उस पर खुद उस पर ये डिपेंड करता है कि वो कितना कर अदायगी का मतलब है कि धर्म के मामले में जो पैसे दिए जाते हैं, चंदा हो गया, चाहे वो डोनेशन दान हो गया, तो वो सब होते हैं कर अदायगी। तो इसके लिए कोई व्यक्ति बाध्य नहीं है। अनुच्छेद 27 में ये साफ साफ लिखा गया है। अनुच्छेद 25 में क्या लिखा गया है, कोई भी धर्म मानो, कोई दिक्कत नहीं। 26 में क्या लिखा गया है, धार्मिक मामले का आप लोग जो मैनेजमेंट है वो खुद करें। एक मंदिर का मैनेजमेंट वो मंदिर का जो मुख्य होता है वही करता है, सरकार उसमें दखल तो नहीं देती है। तो ये हो गया 26 वाला कि आप लोग धार्मिक मामले का आप लोग मैनेजमेंट खुद करें। 27 कर अदायगी के लिए कोई भी व्यक्ति इसमें बाध्य नहीं है। ठीक है। 28 धार्मिक शिक्षा उपासना करे, कोई दिक्कत नहीं होगा। जैसे कि मदरसा चलता है तो क्या उसमें कोई परेशानी है, कोई दिक्कत नहीं है। हिंदू का भी कहीं कहीं मठ चलता है, यहाँ गीता, ऋग्वेद, ये सब वेद पुराण ये सब पढ़ाए जाते हैं, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग कर सकते हैं। 25, 26, 27, 28 में ये सब दिया गया है, बहुत ही अच्छे आप लोग समझ सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डाउनलोड करके हिंदी में 25 में लिखा गया है आप कोई भी धर्म मान सकते हैं। 26 में धार्मिक मामले का जो है मैनेजमेंट खुद करेंगे। 27 में कर अदायगी के लिए कोई व्यक्ति बाध्य नहीं होगा। 28 में धार्मिक शिक्षा उपासना करें, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। अब देखते हैं सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार। ये अल्पसंख्यक के लिए, अल्पसंख्यक अपनी संस्कृति को बनाए रख सकते हैं, इसमें उनको कोई भी रुकावट का सामना नहीं करना पड़ेगा, कोई भी सरकार इसमें इंटरफेयर नहीं करेगी अल्पसंख्यकों के मामले में। अगर अल्पसंख्यक 29 हो गया। 30 धार्मिक प्रशासन जो यहाँ पे लिखा गया है, धार्मिक मामलों में वो अल्पसंख्यक के लिए लिखा गया है। अनुच्छेद 30 में धार्मिक प्रशासन का ये अधिकार ये उन अल्पसंख्यकों को ही है। ठीक है। बहुसंख्य अल्पसंख्यक में जाके इंटरफेयर नहीं कर सकते हैं, वैसे ही अल्पसंख्यक बहुसंख्यक में आगे इंटरफेयर नहीं कर सकते हैं। इतना समझ में आ गया आपको? ये सब धार्मिक मामला है, इतना समझ में आपको आ गया। अच्छा, अब ये समझते हैं हनन होता है जब भी मूल अधिकार, तो कैसे कैसे हम लोग उस पर जैसे एक्शन हो सकता है ले लेंगे। लिखा है रेमेडीज, जैसे कि संवैधानिक उपचार, तो वो कैसे होगा, उसके लिए आपको जाना पड़ेगा सुप्रीम कोर्ट 32 के तहत, हाई कोर्ट 226 के तहत। ठीक है। 32 और 226 नंबर याद रखेगा, नंबर याद रखेंगे आप लोग। 32 के तहत कहाँ जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट, और 26 के तहत 226 के तहत कहाँ जाएंगे, हाई कोर्ट। ठीक है। अब यहाँ देखिए जब आप हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जाएंगे तो आप जैसे कि मान लीजिए कि हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट आप गए, पहले सुप्रीम कोर्ट ही जाएंगे। जैसे कि सुप्रीम कोर्ट आप गए, कोई जरूरी नहीं आप सीधे हाई कोर्ट भी जा सकते हैं। ठीक है। सुप्रीम कोर्ट अगर आप गए तो सुप्रीम कोर्ट उसको देखेगा, तो उस पर जो आदेश देगा उस आदेश को कहते हैं रिट। और ये रिट हो सकते हैं 5 तरह के। ठीक है। बंदी प्रत्यक्षीकरण, हेबियस कॉर्पस पता होगा आपको, परमादेश, मैंडमस, निषेध अधिकार, प्रोहिबिशन, अधिकार प्रेक्षा, टू बी नहीं, ये कुछ और इसका मतलब है, उत्प्रेषण रेट। ठीक है। अभी हम लोग इसमें समझते हैं कि ये सब क्या क्या है। बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या है, देखिए जब अगर सुप्रीम कोर्ट ये रिट दे दे बंदी प्रत्यक्षीकरण, तो कोई भी इंसान हो जिसके बारे में यह रिट दिया गया है, उस इंसान को सुप्रीम कोर्ट के सामने लाके प्रस्तुत करना पड़ेगा। इसीलिए लिखा गया है सामने प्रस्तुत, लिखा गया ब्रिंग द बॉडी। इसका अर्थ है कि ब्रिंग द बॉडी, जल्दी से जल्दी उस शरीर को लाओ। अगर बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट जारी हो गया है तो रिट माने आदेश, आदेश किसका, दोनों हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का। ठीक है। परम आदेश,
कोई व्यक्ति जो है अगर वो अब उस हिसाब से ड्यूटी नहीं कर रहा है जिससे जैसे कि उसको करना चाहिए, चाहे कोई भी ऑफिसर है, एडीओ है, एसडीओ है या फिर एसडीएम है, कोई भी ऑफिसर है, अगर वो उस हिसाब से ड्यूटी नहीं करना चाहिए, नहीं कर रहा है जिस हिसाब से उसको करना चाहिए, तो अब उस समय पे सुप्रीम कोर्ट जो है वो परमादेश जारी कर सकती है, मैंडेमस, ड्यूटी नहीं कर रहा है, यहाँ पे लिख दिया गया है, आप लोग देख लेंगे। 3 नंबर निषेध अधिकार, ठीक है। इसमें देखिए जरा, कोई छोटी कोर्ट अपने अपने लिमिट से ज्यादा अगर कुछ काम कर रही है, ठीक है, छोटी कोर्ट, तो उससे बड़ा वाला कोर्ट क्या करेगा कि उसको वो काम करने से रोक देगा कि नहीं ये तुम्हारा लायक नहीं है, ये हम करेंगे, ठीक है, टेक ओवर कर सकती है उसको। तो यहाँ पे लिखा गया निषेध माने मना करना, रोक सकती है, रोक सकता है, ठीक है। अधिकार परीक्षा, यहाँ पे देखिए, कोई ऐसा व्यक्ति जो किसी पद पे नियुक्त हो गया हो लेकिन उसकी योग्यता नहीं है कि वो उस पद के लायक है, तो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जो भी कोर्ट है वो ये रिट जारी कर सकता है, 4 नंबर का अधिकार परीक्षा। अब उस व्यक्ति को ये साबित करना होगा कि नहीं मैं इसके योग्य हूँ, अपना सारा डॉक्यूमेंट दिखाएगा, चाहे जो भी है, वो अधिकार परीक्षा के तहत होगा। उत्प्रेषण रेट, कोई भी छोटा कोर्ट जो है उसके बारे में जानकारी हायर कोर्ट लेगी, कब? जब उत्प्रेषण रेट जारी हो जाएगा तब। अगर उत्प्रेषण रेट जारी हो गया तो जो हायर कोर्ट है वो छोटी कोर्ट से, अपने छोटे कोर्ट से जो है जानकारी ले सकती है, जिस भी मामले में वो जानकारी चाहे ले सकती है बहुत आसानी से। तो ये इतने तरह के रिट होते हैं, समझ में आ गया आपको? बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, निषेधाधिकार, अधिकार परीक्षा और उत्प्रेषण रिट। अब यहाँ देखते हैं निवारक नजरबंदी। निवारक नजरबंदी का अर्थ बहुत ही सिंपल होता है, जैसे कि यहाँ पे ये इमरजेंसी में लिख देता हूँ, यहाँ पे इमरजेंसी के तहत ये बहुत ज्यादा हुआ था। क्यों ज्यादा हुआ था? इसमें किसी भी व्यक्ति को शक के आधार पर गिरफ्तार कर लिया जाता है। उसने कुछ क्राइम नहीं किया है, बस शक था कि वो क्राइम कर सकता है, इसीलिए उसको जेल में डालेंगे, ठीक है। कौन सा? निवारक नजरबंदी के तहत। कब तक? 3 महीने तक। उसको 3 महीने तक जेल में रख सकते हैं हम लोग क्या, पुलिस लोग 3 महीने तक जेल में रख सकते हैं। 3 महीने से ज्यादा का टाइम वैलिडिटी नहीं है। अगर 3 महीने से ज्यादा रखना हो तो एक बोर्ड बैठेगा, सलाहकार बोर्ड बैठेगा, उसके आधार पे काम किया जाएगा। अगर सलाहकार बोर्ड कहता है कि नहीं अभी इसको और रखो, तो उसको और रखा जाएगा। अगर वो कहता है नहीं इसको छोड़ दो, तो छोड़ दिया जाएगा। निवारक नजरबंदी समझ में आ गया आपको? शक के आधार पर गिरफ्तार कर लेना कहलाता है निवारक नजरबंदी। इसमें एक बात याद रखिएगा, ये निवारक नजरबंदी है, ठीक है। जब नॉर्मल जैसे कि नॉर्मल पुलिस पकड़ के ले जाती है, अरेस्ट करती है, तो आपको 24 घंटे के अंदर उस जिला के मजिस्ट्रेट के सामने आपको रखा जाना होगा, 24 घंटे के अंदर। और इसमें यातायात वाला जो है समय ऐड नहीं होता है। लाने में 4 घंटा लग गया तो अब 20 घंटा नहीं, लाने में 4 घंटा लगा वो अलग, और अभी और उसके बाद 24 घंटे वो अलग। तो उसके बाद आपको रखा जाएगा डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के सामने। इससे बढ़िया क्या है कि आपको जेल में, पुलिस जेल में कितना देर बिताना है आपको? केवल 24 घंटा। उसके बाद आपको डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बेल दे देगा तो बाहर, नहीं दिया तो अंदर। अब देखते हैं यहाँ पे मानवाधिकार आयोग। जेल में देखते होंगे ना आप लोग, तो बड़ा जो कैदी होते हैं, कैदी के साथ दुर्व्यवहार होता है कभी कभी, बहुत सारे जेलों में होता है, औरतों के साथ भी होता है, जो औरत वाले जेल होते हैं उसमें। तो उसके लिए एक आयोग बना कि कहीं मानव के अधिकारों का अगर कुछ हनन हो तो उसके लिए वो ये आयोग किसी भी जेल में घुस जाता है बिना एंट्री परमिशन के। उस जेल में पूरा चेक करेगा कि क्या सब ठीक है या क्या नहीं, कैदियों से बात करेगा, वहां का रहन सहन देखेगा। अगर ऐसा हो पाया तो ये अपने रिपोर्ट में डाल देगा, सीधे रिपोर्ट, ठीक है, रिपोर्ट कि ये इस देश के जेल में ये हो रहा है, ठीक है। तो ऐसा ही जब युद्ध हुआ था पाकिस्तान से, तो हमारे कुछ सेना जो थे पाकिस्तान में ही फंस गए थे कारगिल के युद्ध में। तो ह्यूमन राइट्स वाले वहां गए भी थे, लेकिन सेना वहां हमारे नहीं मिले, तो खैर दूसरा मैटर। यहाँ पे देखिए डीपीएसपी भाग 4, ये किताब में लास्ट में दिया हुआ है। तो डीपीएसपी क्या है? बहुत सीधा सिंपल सा बात है। जैसे मूल अधिकार है हम लोग के लिए, सरकार के लिए भी एक मूल अधिकार है, एक मूल अधिकार के जैसा ही है, उसको कहते हैं डीपीएसपी। सरकार क्या कर सकती है इसको कहते हैं डीपीएसपी। हम क्या कर सकते हैं इसको कहते हैं मूल अधिकार, ठीक है। सरकार देखिए डीपीएसपी में जो भी बात लिखा गया है वो इसको ध्यान में रख के लिखा गया है कि सारे वर्गों को उसमें सम्मानित किया जा सके, और केवल कल्याणकारी ही बात इसमें कहा गया है कि कैसे हम लोग किसी पिछड़े वर्ग को हम लोग मुख्य धारा में लाएं। तो ये क्या है इसमें? डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, भाग 4 में दिया गया है ये। तो अगर कभी डीपीएसपी और मूल अधिकार में झगड़ा हुआ, लड़ाई हुआ, तो देखिए बहुत सिंपल सी बात है,
केशवानंद भारती केस, केशवानंद भारती केस में डीपीएसपी और मूल अधिकारी सामने आ गए थे। यहाँ से संपत्ति का अधिकार, केशवानंद भारती का मंदिर जो है, केशवानंद भारती शंकराचार्य का मंदिर केरल राज्य ले रहा था, तो संपत्ति का अधिकार केशवानंद भारती गए कि भाई संपत्ति का अधिकार है तो हमारा कैसे ले सकते हैं आप लोग। तो उस समय जो सरकार थी उसका क्या नाम था, सुप्रीम कोर्ट का क्या नाम था कि अगर डीपीएसपी के तहत अगर कुछ हनन करना पड़े तो हम लोग मूल अधिकार में हनन हो सकता है, ठीक है, कुछ ही बात तक, बहुत दूर तक नहीं। ये आपका डीपीएसपी हो गया भाग 4 में। उसके बाद 42वें संशोधन के साथ ही हुआ हमारा 42वें संशोधन के साथ उसको हटाया गया संपत्ति के अधिकार को, और एक जोड़ा गया फंडामेंटल ड्यूटीज 4A ही में इसको जोड़ा गया है, फंडामेंटल ड्यूटीज भाग 4A, जस्ट डीपीएसपी के नीचे फंडामेंटल ड्यूटीज, ठीक है, 42वें संशोधन के साथ। इतना सारा चीज आपको समझ में आ गया। निवारक नजरबंदी क्या है, सलाहकार बोर्ड, ये सब। सलाहकार बोर्ड इसके लिए बनता है कि उसको 3 महीने के बाद अब रखा जाना चाहिए कि नहीं, तो अगर ये कहती है हाँ तो रखेंगे, नहीं तो नहीं रखेंगे। मानवाधिकार आयोग ये बना कब था, 1993, इसको आप लोग ध्यान रखेंगे, 1993, 2000 से 7 साल कम, 1993 में मानवाधिकार आयोग जो है वो बन चुका था। इमरजेंसी के तहत निवारक नजरबंदी बहुत ज्यादा उपयोग हुआ था, ठीक है। तो ये आपको इतना समझ में आ गया। तो ये पार्ट 2 था। अब जो नेक्स्ट चैप्टर है उसको मैं जब डालूंगा तो वो हो जाएगा आपको नेक्स्ट अगला चैप्टर, उसका नाम है शायद चुनाव, कुछ है चुनाव करके, तो वो भी मैं पढ़ाऊंगा आप लोगों को, चुनाव बताऊंगा आप लोगों को, चुनाव वाला जो है। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा तो कमेंट में बताइएगा, और कोई कुछ सजेशन देना होगा तो भी कमेंट में जरूर बताइएगा, मैं उसको जरूर आपको जो कमेंट्स है उसको एक्सेप्ट करूंगा, ठीक है। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।